वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफाइल्स। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और इससे पहले पार्ट में वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट किया था क्लास 12th का कोर्स, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो आज मैं इस सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगा। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉब्लम से। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम, विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज। सो solution of this problem will be, generally on an electron, magnitude of charge on electron, I am writing electron as this by this symbol। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होगा जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बिगर ए कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इफ वी सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, चार्ज इज स्मॉलर बाय देन कूलम बाय दिस फैक्टर, this 10⁻⁻19 factor। So which means coulomb is greater than charge on electron। ठीक है। अब the second part of this problem is how many electronic charges form one coulomb of charge। तो इसको निकालने के लिए मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन का यूज करूंगा, जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बताया था, जो है Q इक्वल्स टू NE से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर जहाँ पे आपका Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज, N एक पॉजिटिव एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, E आपकी बेस यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आपको निकालना क्या है? N, बेसिकली द नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। सो आपको फाइंड आउट करना है N और आपको गिवन है Q एंड E। सो आपको Q है गिवन 1C एंड N और ये हो गया जी आपका E। तो अगर मैं इसको रखता हूं और अगर मैं E को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो आएगा क्या? 1C डिवाइड बाय E विल कम आउट टू बी N एंड दिस वैल्यू ऑफ N कैन बी इजिली सॉल्व्ड आउट। आपको पता ही है कि 1E को मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो अगर मैं 1E को -19 कूलम लिख दूं इक्वल्स टू N, सो ये कूलम सा कूलम कट जाएगा, सो इट विल बी अ नंबर ओनली। देयर इज नो डायमेंशन ऑफ दिस नंबर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1.6 ये आपका 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ये N इसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ध्यान दे कि ये 10⁻19 फैक्टर इज मच ग्रेटर देन दिस फैक्टर बिकॉज 1/1.6 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो पॉइंट विल गो आउट, 10 will come out, after division it will come 5 and 8 and this will come around 0.4 multiply 10⁻19 electrons। तो
एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस आंसर को मैं 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये 0.4 का जो फैक्टर है वो 10⁻19 के फैक्टर के सामने बहुत छोटा है, तो मैं उसको नेग्लेक्ट आउट करके सीधा इन जनरल अप्रॉक्सीमेटली ये बोल सकता हूं कि मेरे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एंड देन आफ्टर दिस माय सेकंड क्वेश्चन विल बी the proposed second question might be possible question will be, if there is तो आपने पहली प्रॉब्लम देखी, अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड प्रॉब्लम मेरी है, if a body gives out 10⁻19 electrons every second, so how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? इसका मतलब है जी एक बॉडी आपकी पर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रही है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा और अगर बॉडी पे चार्ज इतना हो तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले मैं बॉडी पे मैं चार्ज निकाल लेता हूं इनिशियली है कितना। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन आपकी ये है। इसमें n आपको पता है, गिवन क्या क्या है जी, गिवन है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो क्या है आपके 10⁻19 और तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, रिलीज्ड चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन से निकालूंगा तो n तो आपका यहां पे ये हो गया, आप इसको n के बराबर लिख लीजिए, ठीक है। अब E क्या है, E जनरली लिखा जाता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1E और कूलम्ब का रिलेशन ये है, और E आपकी बेस यूनिट ऑफ चार्ज भी होती है। तो अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10⁻19 का फैक्टर और ये 10⁻19, इसमें बेस सेम है और पावर दोनों की क्या हो जाएगी जी, ऐड। तो 10⁻19 - 19 मल्टीप्लाई 1.6 कूलम्ब, तो ये क्या दे देगा 19 - 19, तो ये 10⁻0 हो जाएगा। इसके बाद ये 1.6 कूलम्ब बन जाएगा और 10⁻0 होता है 1। तो इतना चार्ज जब इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं तो बॉडी से इतना चार्ज आपका रिलीज हो रहा है। और मुझे निकालना क्या है, मेरी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना गिवन है 1 कूलम्ब, इतना चार्ज रिलीज हो रहा है। अगर मुझे पता है टोटल चार्ज इतना है और रिलीज चार्ज इतना है, अगर मैं दोनों का रेशो ले दूं तो मुझे टाइम पता लग जाएगा कि चार्ज बॉडी से कितना रिलीज हुआ है टोटल और टाइम कितना लगा है। तो ये एक्चुअल में आपका यहाँ पे कूलम्ब पर सेकंड है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड था। ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड। तो इस केस में मैंने रिलीज चार्ज तो निकाल लिया, तो टोटल चार्ज आपका गिवन ऑन बॉडी कितना है, ये है जी 1 कूलम्ब।
रिलीज चार्ज कितना है, अभी कैलकुलेट किया मैंने, 1.6 कूलम्ब पर सेकेंड। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले दूंगा तो ये कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो मुझे टाइम पता लग जाएगा जी कितना है आपका। तो टाइम इसको यहां लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड टाइम, तो आप इसको टी मान लीजिए। तो ये 1 कूलम्ब डिवाइड बाय 1.6 कूलम्ब पर सेकेंड अगर मैं कर दूं तो ये कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आपका जो टाइम होगा वह 1/1.6 सेकेंड आएगा। अब ये 1.6 है, तो इसको पॉइंट को हटा के अगर मैं एक 0 ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूं। ये 5 आएगा, ये 8 आएगा, फर्दर इसको सॉल्व करने पे ये 0.6 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 0.6 सेकेंड के पास ये आपका आ जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम थी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में वो था कूलम्ब्स लॉ। तो अब कूलम्ब्स लॉ की प्रॉब्लम्स देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत वास्ट हैं, बट मैं आपके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो आपकी हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कवर करेंगे। और इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो नीट के प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, और उन्हें कैसे टैकल करना है ना वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो कूलम्ब्स लॉ टाइप ऑफ कूलम्ब्स लॉ प्रॉब्लम्स। चलिए जी, कूलम्ब्स लॉ में पहली प्रॉब्लम आपकी हो सकती है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है डिस्टेंस एंड चार्ज अगर डिक्रीज करे और इंक्रीज कर जाए तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो ये आपकी सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप की आपकी प्रॉब्लम है अगर कोई सस्पेंडेड सिस्टम है, कोई लटका हुआ सिस्टम है, जैसे दीवार से पंखा लटका हुआ है या एक पेंडुलम आपने देखा है, या सपोज ये डस्टर है मेरा, ये ऐसे लटका हुआ है, तो इस टाइप में भी आप की एक प्रॉब्लम है। ये दोनों अभी तक ये जो मैं बताया ये आपका हॉरिजॉन्टल सिस्टम के लिए बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये वर्टिकल में भी हो सकता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक डिस्टेंस एंड चार्ज प्रॉब्लम है कि अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं चार्ज बढ़ा दूंगा तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, और सस्पेंडेड सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टंगा हुआ है। फोर्थ आपकी हो सकती है कि अगर मैं मैक्सिमा, अगर मैं ट्रांसफर देख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी,
तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपकी 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं 1 बाय 1 हर एक के ट्राई करूंगा कि मैं 2-2 एग्जाम्पल आपको दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से। पहली टाइप है आपकी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। पहली बात, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टोटल फोर्स इन दैट सिस्टम, जब चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, विल बी 0। ठीक है जी। तो पहली प्रॉब्लम से देखते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका। पहली प्रॉब्लम है, सपोज two charges are of same sign, यानी कि पॉजिटिव क्यू कंसीडर कर रहा हूं मैं, आर प्रेजेंट a third charge Q is placed between them so that charges are in equilibrium. Charges are in equilibrium. Find the value of this charge Q, जो मैं थर्ड चार्ज लेकर आया हूं। दरअसल इस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से आप क्या क्या निकाल सकते हो? किसी थर्ड चार्ज को जो मैं लेके आ रहा हूं सच दैट कि ये इक्विलिब्रियम को सेटअप कर सके, उसकी वैल्यू निकाल लोगे चार्ज की। ओके। और दूसरा आप निकाल सकते हो डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब कि उसको आप दो चार्जेस के बीच में कहाँ पे रखो, या दो चार्जेस के अलावा उसी सेम एक्सिस पे जिस पे दोनों चार्जेस प्रेजेंट है कहाँ रखो कि वो इन दोनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लेके आ सके। तो ये दो चीजें आप निकाल सकते हो इस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस टाइप की प्रॉब्लम से। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सपोज दो चार्जेस में दे रखे हैं और मेरे को मुझे एक थर्ड चार्ज रखना है Q इन बिटवीन दीज टू चार्जेस सच दैट कि वो सिस्टम जाए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स इन द सिस्टम विल बी 0। सो उसके थ्रू मुझे ये चार्ज की वैल्यू Q जो मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूं उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसे निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लेते हैं क्या है और उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो चलो देखिए, मैंने दो चार्जेस ले लिए Q, इसके बीच में मैंने एक थर्ड चार्ज रख दिया है। इसका आप डिस्टेंस मान लीजिए 2x है। अब ध्यान से देखिए, ये चार्ज भी और ये चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये जो थर्ड चार्ज है ये मेरा ऑटोमेटिकली सेंटर पे ही आएगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है। ऐसा क्यों? अगर ये मेरा एक स्मॉल जो सपोज ये मेरा टेस्ट चार्ज है,
तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये पॉइंट जो ए चार्ज पर जो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है Q, वो इस Q के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये जो पॉइंट बी पे ये जो चार्ज प्रेजेंट है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, F1 जाएगा इधर, और इसमें F2 की डायरेक्शन है ऐसे। आपको बुक्स में इसकी डायरेक्शन मिलेगी हमेशा ऐसे। तो ये तो अलग हो गया कॉन्सेप्ट, और ये तो समझ भी नहीं आएगा। तो इसका कुछ नहीं है, इन दोनों एक्चुअल में डायरेक्शन ये होती है। करते क्या है, इसको सेम डायरेक्शन में बनाने के लिए -F2 लिख दिया जाता है। ये वेक्टर की नोटेशंस हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, आई होप सो। तो चलिए, तो F1 और F2 दोनों काउंटर बैलेंस कर जाएंगे। जब दोनों ही चार्जेस इधर और इधर सेम हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इक्वल लगेगा, तो कैंसल आउट कर जाएंगे। तो इसीलिए ये चार्ज मैंने सेंटर पे रखा है। तो इस केस में करना क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन ये लूंगा, जब ये एक चार्ज Q प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में फोर्स क्या होगा, K Q डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। कूलम्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। R डिस्टेंस होता है बिटवीन दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। आपका फर्स्ट चार्ज क्या है यहाँ पर, Q। सेकंड चार्ज है जी यहाँ पर, वो भी Q है। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, वो है 2x, ठीक है। अब एक सिस्टम मैंने ले लिया ये, जिसमें ये दो चार्जेस प्रेजेंट है खाली, ये Q और ये स्मॉल q। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये Q आएगा डिवाइड बाय, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा जी आपका x स्क्वायर। ये है आपका 0 के बराबर, क्योंकि ये सिस्टम को ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में ले आएगा। जब ये इक्विलिब्रियम में ले आएगा तो आपको बस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिससे हम लोग ये निकाल लेंगे और मुझे ये चार्ज Q पता लग जाएगा। तो करना क्या है, ये Q स्क्वायर हो गया इस तरफ, और नीचे आ गया 4x स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिखूं तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं -KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, k से k कट जाएगा, AQ से AQ कट जाएगा, तो बचा क्या Q, और इसका ये सॉल्व हो गया, आपका रिलेशन आएगा Q इक्वल्स टू -Q/4, ये आएगा जी। तो इस तरह से आप एक थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो जो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आएगा सिस्टम को। अब इसी में एक सेकंड प्रॉब्लम ये है, अगर मेरा यहां पर तो मैंने दोनों चार्जेस जो थे वो बराबर लिए थे, इधर प्लस Q था उधर भी प्लस Q था। अब मैंने क्या किया, यहां पे सपोज मैंने +4 कूलम ले लिया और इधर मैंने 1 कूलम लिया। अब मुझे थर्ड चार्ज दिया गया है Q, जिसकी वैल्यू गिवन है। सपोज उसकी वैल्यू आप इसको आप 2 कूलम ले लीजिए, मैं इसको 2 कूलम कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं 4 कूलम कंसीडर कर रहा हूँ, और 1 कूलम का मेरा चार्ज है जो गिवन है। इस वक्त जो थर्ड चार्ज जो मैं ले रहा हूँ ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है,
और ये थर्ड चार्ज जो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मुझे निकालना क्या होगा, डिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन 4 है, ठीक है। मुझे डिस्टेंस निकालना है इस चार्ज का सच दैट कि ये दोनों चार्जेस जो यहाँ प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएं। इसको रखने के बाद तो मुझे ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं करूँगा क्या, मैंने सपोज यहाँ पर इस चार्ज को रख दिया, ये 1 कूलम को। अब मैं ध्यान से देखूं तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, जब दोनों चार्जेस बराबर थे तब मैंने ऑटोमेटिकली इस थर्ड चार्ज को सेंटर पे रख दिया था, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम था चार्जेस का। पर यहाँ क्या है, ये चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो थर्ड चार्ज जो होगा Q3 वो नियर बाय प्लेस होगा Q2 के। Q3 इज प्लेस्ड नियर बाय Q2। ऐसा क्यों? क्योंकि Q1 जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर्ड टू Q2। तो इसीलिए मैं इसको यहां रखने की बजाय मैं इसको यहां रखूंगा। और अगर इन दोनों के बीच में अगर मेरा सपोज 2 मीटर डिस्टेंस था, तो मैंने मान लिया इसको मैं A पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, इसको B मान लेता हूं A पॉइंट से, और ये जो जहां मैंने ये चार्ज रखा है मैं इसको C पॉइंट ले रहा हूं। तो 4 कूलम से इस चार्ज का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, और ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना, ये टोटल 2 था, ये x इतना हो गया, ये x डिस्टेंस हो गया। तो इतना क्या बचेगा आपका डिस्टेंस 2 माइनस x। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड दीज टू चार्जेस हैज टू बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू हैज टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 कूलम इसके ऊपर इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, एक F1 फोर्स ऐसे लगेगा, एक F2 फोर्स ऐसे लगेगा। ये इस तरफ लग रहा है, डायरेक्शन इस तरफ है। बुक्स में आपको हर जगह आपको डायरेक्शन ऐसे मिलेगी, ये गलत डायरेक्शन है। डायरेक्शन ये है एक्चुअल में इसकी। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स इन इक्विलिब्रियम सिस्टम हैज टू बी 0। तो यहां मैं टोटल फोर्स निकाल लेता हूं, तो मेरा टोटल फोर्स क्या होगा, F1। अब मैं प्लस करूंगा, तो अब ध्यान से देखूं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर जो एक डायरेक्शन में है, मतलब अगर कोई वेक्टर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा वेक्टर होगा तो वो ऐड हो जाएगा। अगर उसके अपोजिट कोई वेक्टर ऐसे होगा तो उसका जो माइनस होगा वो ऐड होगा इसमें। तो अगर मैं इस वेक्टर को इसमें ऐड करना चाहता हूं तो मुझे इसका नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि मैं इस वेक्टर का अपोजिट ले रहा हूं इधर। तो ये आएगा माइनस ऑफ F2 विल बी इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम सिस्टम की। तो मैं F1 निकाल लूं, F2 निकाल लूं, बराबर 0 के रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस केस में मेरा F1 क्या होगा, 4 कूलम और 1 कूलम के बीच में के 4 कूलम, ये आपका 4 कूलम होगा, ये आपका 1 कूलम होगा, और डिस्टेंस क्या है आपका x²। अब ये वेक्टर है, ये F2 मैं निकाल लेता हूं। यहां F2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो k 1 कूलम 2 कूलम डिवाइड बाय 2 माइनस x²। अब मुझे करना क्या है, दोनों को ऐड करना है।
अब दोनों को ऐड करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है आपकी। तो फोर कूलम 1 कूलम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, उसका नेगेटिव ऐड होगा, मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये आपका होगा के 2 कूलम 1 कूलम डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब वो 0 के बराबर है तो नेगेटिव को उधर ले जाता हूं, तो ये आएगा आपका के 4 कूलम 1 कूलम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के 2 कूलम 1 कूलम डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। के से के कट जाएगा, 1 कूलम से 1 कट जाएगा, ये 2 कूलम से इधर कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा इधर। तो अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूं इजीली। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो इधर क्या बचा था 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और इधर आपका क्या बचा था ये 1 बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे सिंपल है ये बस सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूं इसको इधर ले जाता हूं एक्स स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ये 2 आ गया। अब ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से देख लेता हूं, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, और ये आपका आएगा माइनस 4x, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करूं तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन के बाद 8, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस 8x, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन के अगर रूट निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करूँगा खाली। ठीक है, तो इसके रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का फॉर्मूला है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मेरा a मेरा 1 होगा, b मेरा माइनस 8 होगा, तो 8 प्लस रूट b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 4ac लिखा है, तो 4 मल्टीप्लाई c आपका क्या होगा 8 डिवाइड बाय 2, a आपका 1 है, तो 8 प्लस माइनस 64, ये आप देख लीजिए, ये 32 आएगा डिवाइड बाय 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी मीटर्स में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये मेरी पहले टाइप की प्रॉब्लम थी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बाद मेरी जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जो मेरी कूलम्स लॉ से रिलेटेड है सारी, वो थी डिस्टेंस एंड चार्ज डिपेंडेंट। कैसे? अगर मेरे दो चार्जेस हैं, आप इसको क्वेश्चन 5 मानिए, ये मेरा क्वेश्चन 5 है। सो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है R।
ठीक है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका क्या होगा, K Q1 Q2, मॉड वैल्यूज मैं कंसीडर कर रहा हूं चार्जेस की r²। तो ये खाली इसकी एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है फोर्स की, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो अगर मेरा r बढ़ेगा तो मेरा फोर्स घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बना सकता हूं, अगर मैं बनाऊं, अगर मैं y एक्सिस पे फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को प्रेजेंट करूं और मैं यहां r को प्रेजेंट करूं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात मुझे 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। मैं पहले इसको एट r = 0 पे चेक करूंगा, फिर मैं इसको r =∞ पे देखूंगा, फिर r मिड वैल्यूज पे चेक करूंगा। तो पहले r = 0 पे देखते हैं। जब मैं r = 0 रखूंगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 फॉर दिस केस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 1/0 की वैल्यू मेरी होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है जो नंबर मेरी रेंज से बाहर है। मेरी रेंज से बाहर अगर मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर देखूं तो मुझे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो 3 किलोमीटर जो एक नंबर है, जो डिस्टेंस है, वो मेरी आंखों के लिए इन्फिनिटी कंसीडर होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा r = 0 के आसपास, इन्फिनिटी पे r = 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। अब r ∞ पे देखूं अगर मैं, तो फोर्स की वैल्यू 1/∞ हो जाएगी और 1/∞ 0 होता है। तो मतलब ये जब r ये बिल्कुल पहुंच जाएगा तो ये इस एक्सिस को टच कर जाएगा फोर्स का ग्राफ। और जब r मिड वैल्यूज पे होगा, मिड वैल्यूज मतलब जब लोअर वैल्यूज होंगी तब ये इतना ज़्यादा शार्प डिके नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 1/1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 1 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 1/4, ये 0.25। सो 1 से 0.25 इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं है। बट जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, ये मिड वैल्यूज से ज़्यादा हो जाएगी, तो एक r जो है एकदम से स्टीपर ऐसे डिक्रीज कर जाएगा। तो r का ग्राफ जो आएगा फोर्स और डिस्टेंस का, वो इस तरह से आएगा। अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर r था। अब अगर मैं इसमें इस डिस्टेंस को डबल कर दूं सपोज, तो 4 और बाकी सब मेरे चार्जेस सेम हैं, चार्ज भी सेम है दोनों चार्जेस। डिस्टेंस डबल कर दिया, डिस्टेंस डबल हो गया, तो लेट्स से न्यू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस r1 = 2 of r है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा फोर्स जो है वो 1/, बाकी सब तो सेम ही है, वो सब प्रोपोर्शनैलिटी में मैंने एज अ कांस्टेंट मान लिया। तो क्या होगा, वो आ जाएगा आपका 4r²। था ना यहाँ, तो मैं r1² आ जाएगा, वो r1 = 2r है, तो वो 2r का स्क्वायर आएगा 4r²। और अगर मैं इसको F1 फोर्स और इसको दोनों को डिवाइड कर दूं, तो F1 वेक्टर डिवाइड बाय F मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो F1 आएगा आपका 1/4r²। ये सब कांस्टेंट है, ये सब कट जाएंगे दोनों। जब मैं रेशो लूंगा तो बचेंगे खाली ये, तो r² भी कट जाएगा हेयर से और ये 1/4 आ जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो जो मेरा फोर्स है, जो मेरे चार्जेस भले ही सेम थे, तो मेरा जो फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स से 1/4 घट जाएगा। और अगर मैं इस फोर्स का ग्राफ देखूं तो इस
पहले 1/r² का ग्राफ ये था इसका, और इस केस में मेरा ग्राफ कैसे आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1/r² का कंसीडर कर लेते हैं, तो 1/4r² का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएंगी ये कर्व और स्टीपर होता जाएगा, और स्टीपर का मतलब झुकता जाएगा ओरिजिन की तरफ। सही है, तो ये ग्राफ है आपका 1/r² का, और ये है आपका 1/4r² का। तो ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा या मैं डिस्टेंस को घटा दूंगा तो मेरा फोर्स जो है वो इफेक्ट होगा। अभी मैंने डिस्टेंस डबल किया है, अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं तो मेरे फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। डिस्टेंस मैं हाफ कर रहा हूं, r1 मेरा r/2 हो गया, तो ये r/2 हो गया, तो इस केस में जो मेरा फोर्स होगा F1 नया वो K Q1 mod Q2 डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर होगा, और ये सॉल्व होके क्या आएगा, K mod of Q1 mod of Q2, नीचे r²/4 आएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में जो मेरा फोर्स है वो 4 गुना बढ़ गया है इस फोर्स के। तो डिस्टेंस घटाने पे या बढ़ाने पे फोर्स जो है वो भी इफेक्ट करेगा बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस की वैल्यू सेम है। ये तो केस था जब मैंने चार्ज को कांस्टेंट किया है, मैग्नीट्यूड को, और डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया है। अगर मैं 6th टाइप की प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, सपोज R फिक्स डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो फोर्स वही होगा आपका K Q1 Q2 डिवाइड बाय r² के। अगर मैंने अब Q2 जो मेरा चार्ज है वो Q1/2 कर दिया, ठीक है, या मैंने Q2 प्राइम मेरा न्यू चार्ज ले लिया, ओरिजिनल चार्ज इस Q2 का मैंने हाफ कर दी, ये मेरा पॉइंट A और ये मेरा पॉइंट B है। तो इस केस में मेरा फोर्स जो आएगा F1, न्यू फोर्स जो मैं कंसीडर करूंगा, तो वो K Q1, अब Q2 की जगह मैं ये रखूंगा तो ये Q2/2, तो ये डिवाइड बाय r² हाफ। बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर मैं 1/2 को आगे ले जाऊंगा तो वो ये 1/2 ऑफ F हो जाएगा। अगर मैं चार्ज को हाफ कर दूंगा इनमें से एक को भी, तो मेरा फोर्स हाफ हो जाएगा। अगर मैं ये भी हाफ कर दूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। और अगर मैंने Q2 इक्वल्स टू 2Q2 कर दिया नया न्यू में, तो ये मेरा फोर्स यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो मेरा फोर्स और जो चार्ज, मेरा जो फोर्स है बेसिकली वो चार्ज और डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है। अगर मैं चार्ज घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो मेरा जो फोर्स है वो भी घटेगा या बढ़ेगा। तो मेरी जो थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है सस्पेंडेड सिस्टम के लिए। तो सस्पेंडेड सिस्टम के लिए
मैं एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूं। सस्पेंडेड सिस्टम के लिए। अब सस्पेंडेड सिस्टम में क्या है, ठीक है जी, क्वेश्चन 6 होगा आई थिंक। तो ये मेरी वॉल है, ये वॉल को जनरली ऐसे शो किया जाता है फिजिक्स में। सीलिंग है मेरी, सीलिंग का मतलब छत होता है। तो छत से मैंने एक मास को ऐसे लटकाया हुआ है, मास इसका m है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस q, और इसको मैंने ऐसे लटका के, इसकी सपोज ये जो मेरी रस्सी है इसकी लेंथ है l और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। चलिए एक्सटेंसिबल ले लेते हैं, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो क्या होगा जब ये मास का इसका जब ऐसे पोजीशन में होगा तो इस मास का वेट नीचे लग रहा होगा mg। अब mg नीचे लग रहा है तो इसमें t टेंशन लग रही होगी ऊपर, इन नॉर्मल केस। अब मैंने किया क्या है, ये तो एक सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज को तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। इस केस में तो यही होगा कि इसमें t टेंशन है, मास mg है, t इक्वल्स टू mg हो जाएगा। अब एक सिंगल चार्ज की बजाय, सिंगल चार्ज के, और एक सिंगल चार्ज तो फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुझे टेस्ट चार्ज चाहिए। तो मैंने किया क्या है, मैंने कुछ एक ऐसा सिस्टम लिया है, दो मास है मेरे इस तरह पोजीशन में, पहले दोनों ये पैरेलल थे, अब ये थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और सपोज ये बीच में एंगल थीटा है, इसकी भी लेंथ स्ट्रिंग की, इसकी भी लेंथ इक्वल है। तो क्या होगा, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये दो मासेस ऐसे थे, मैंने उसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा m1g, बॉडी का वेट जनरली ग्रेविटी की वजह से, और अगर मैं, ये मेरी L लेंथ है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश, इसमें मेरी T टेंशन लगेगी ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली दो चार्जेस हैं, तो अगर ये ऐसे हैं, इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इनमें स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली इसके लिए भी m2g वेट नीचे होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने कंसीडर किया है कि ये Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, मेरा जो Q1 और Q2 है वो दोनों Q के बराबर हैं, तो यहाँ मैं दोनों को Q कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने Q1 Q2 रिमूव कर दिया, अब दोनों चार्जेस बराबर हैं, ये T टेंशन थी, ठीक है, ओके। तो मुझे इस सिस्टम को स्टडी करना है, सस्पेंडेड सिस्टम को, ओके। तो करूं क्या, अगर मुझे मान लो T टेंशन निकालनी पड़ जाए, स्ट्रिंग में है कितनी, तो मैं वो कैलकुलेट आराम से कर सकता हूं। तो सिंपली अगर मैं एक एक्सिस ऐसे ले लूं, तो ये वर्टिकली अपोजिट ये एंगल्स हो जाएंगे, एक इधर और एक ऐसे। तो T टेंशन मेरी ऐसे है, मैं अगर T टेंशन को रिजॉल्व करूं,
तो इस डायरेक्शन में ये टी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि थीटा एंगल ये इधर बना रहा है टी टेंशन इसके साथ। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ऐसे रखा है तो इधर ये टी मेरा बना रहा है टी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस केस के लिए भी देखूं, अगर मैं ये थीटा एंगल चूज कर लेता हूं तो ये भी मेरा टी कॉस थीटा होगा और ये भी मेरा टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक टी साइन थीटा इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे अगर मैं दोनों की वजह से कंसीडर करूं तो। बट मुझे क्या है, मुझे तो सिंगल सिस्टम को देखना है। तो क्या ये जो टी साइन थीटा है एक चार्ज की वजह से, सिर्फ एक चार्ज की वजह से मेरा ये भी मैं एंगल थीटा ही कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। सपोज ये डी डिस्टेंस से अपार्ट हुए थे, तो के मॉड क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एक वेट के बराबर ले लेता हूं। जब मैं दोनों के चार्जेस भी सेम मान रहा हूं तो मैं दोनों के मास को भी मैं कंसीडर कर रहा हूं सेम। कंसिडरिंग मैं लेट लेके चल रहा हूं प्रॉब्लम, तो इसमें टी कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका mg। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं इन दोनों को, तो यहां से मैं थीटा निकाल सकता हूं। अगर मैं इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करने पे टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय mg आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाल लिया। मुझे निकालना क्या था, टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर है, mg डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब ये मेरा टेन थीटा के बराबर है तो जनरली टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और इसको मैं परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूँ। मुझे परपेंडिकुलर पता लग गया, ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस इतना, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से। तो इस केस में अगर मैं हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर रूट ऑफ के क्यू का स्क्वायर मैं सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं। तो और ये हो जाएगा आपका mg टी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो मुझे करना क्या है, मुझे कॉस थीटा पता करना था, mg, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे बेस पता है, यहां से ये है मेरा, तो ये हो गया mg डी स्क्वायर और ये क्वांटिटी। ये सेपरेट है, mg डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो इससे मैं टेंशन T इन अ स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ अगर मेरे दो चार्जेस इस तरह की सिचुएशन में हैं तो ये था मेरा सस्पेंडेड सिस्टम के लिए। मैंने आपके साथ अभी 3 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करी हैं। एक मेरा इक्विलिब्रियम सिस्टम में क्या होगा, एक मेरे चार्जेस को अगर मैं घटा दूं बढ़ा दूं तो क्या होगा, और तीसरा मैंने आपको बताया कि सस्पेंडेड सिस्टम अगर मेरा कुछ होगा तो उसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी उसके अंदर अगर मुझे निकालना है टी टेंशन क्या होगी, तो मैं इस मेथड से आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ।
ट्रांसफ़र ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ द चार्जेस में होगा क्या, मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ इस बुक से। ये एच सी वर्मा की प्रॉब्लम है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें अ चार्ज Q इज डिवाइडेड into two objects. So what should be the values of charges on objects force between the objects is मैक्सिमम। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब, मान लीजिए मैंने दो बॉडीज कंसिडर कर ली है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो पहली बॉडी पे मैंने चार्ज मान लिया Q था इनिशियली, और अब मैंने इसमें से एक स्मॉल चार्ज Q लिया जो इस बॉडी पे इस पे से निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब चार्ज क्या बचेगा पहली बॉडी पे, Q माइनस Q। मुझे नहीं पता कि उसने कितना चार्ज डिवाइड किया है, हाउ मच चार्ज। तो बस उसने एक चीज़ इंडिकेट की है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज मैक्सिमम। तो फोर्स कब मैक्सिमम हो सकता है, चलिए फोर्स निकालते हैं इन दोनों चार्जेस पे। सपोज इनके बीच में r डिस्टेंस था, तो K Q माइनस Q, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहा हूं, Q डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसने क्या कहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जो इन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। और इन जनरल जब भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है, कैलकुलेट क्या करना है, गिवन क्या है, फोर्स मैक्सिमम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चार्जेस। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। सपोज मेरा y का कोई भी फंक्शन होगा, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लेता हूं, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, हियर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, क्योंकि x इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, जिससे मैं वैल्यू निकाल लूंगा इसकी। ठीक है, और उसके बाद जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा, अगर वो लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, फोर्स डिपेंड कर रहा है चार्जेस पे, तो मैंने y मान लिया, q माइनस Q और Q को। तो अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो ये
ये मेरा आएगा क्यू स्क्वायर, ये y। और अगर मैं dy बाय स्मॉल चार्ज q कर दूं, क्योंकि मैंने q ही चार्ज को बॉडी से निकाला है, तो ये आपका क्या आएगा सॉल्व होके, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो फर्स्ट q, ये 2q हो जाएगा, और ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 के बराबर होने चाहिए। तो मैं अगर 0 के बराबर रख देता हूँ तो ये q इक्वल्स टू 2q आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये q इक्वल्स टू कैपिटल Q डिवाइड बाय 2। तो मेरा जो चार्ज होगा वो ईच ऑब्जेक्ट पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है ट्रांसफर ऑफ चार्ज की। अब एक सेकंड प्रॉब्लम है नीट 2019 के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ये मैं पॉइंट ए और बी कंसीडर कर रहा हूं। ये r इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसने किया क्या है, इस 25% ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट एट ए, इसमें से 25% घटा के इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। और उस टाइम पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है कि नया फोर्स क्या होगा। तो गिवन क्या है, 2 चार्जेस विद डिस्टेंस r, और कैलकुलेट क्या करना है, न्यू फोर्स when 25% of first, when 25% of first charge ट्रांसफर हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ट्रांसफर हो गया A टू B, मतलब A से उठा के B में ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो मुझे नया फोर्स निकालना है। तो इस केस में करूंगा क्या, मुझे नया फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल केस में फोर्स निकाल लेते हैं। जो मेरा फोर्स F इक्वल्स टू मेरा आएगा क्या, के मॉड वैल्यू में कंसीडर कर रहा हूं माइनस क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। अब किया क्या है, इसका 25% उठा के इसमें ऐड कर दिया। पहले तो इसका 25% निकाल लेते हैं। 25% निकालने का फॉर्मूला तरीका यही है चार्ज क्यू का। तो ये आएगा 0.25 क्यू, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस चार्ज, चार्ज एट पॉइंट ए विल बी, अभी क्यू था 0.25, मैं इसमें से निकाल चुका हूं, तो कितना बचेगा 0.75 क्यू। सो लेट्स से दिस विल बी न्यू Q1, ओके। देन दिस इज न्यू चार्ज Q1 एंड
आफ्टर एडिशन इन पॉइंट बी। यहां लिख लेते हैं, मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं। Q1 हो गया था आपका 0.75 Q ओरिजिनल, नया Q2 क्या हो जाएगा, मैंने ऐड किया है तो इनिशियली -Q था, इसमें मैंने 0.25 Q ऐड किया है तो ये क्या बचेगा, -0.75 Q। तो इसके लिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। सो लेट्स से फोर्स है मेरा F1। अगर मेरा F1 फोर्स है तो K आएगा, तो मॉड वैल्यू में यूज कर रहा हूं तो 0.75 Q यूज करूंगा, -0.75 Q यूज करूंगा, डिवाइड बाय r² करूंगा। मुझे इस फोर्स और इस फोर्स को डिवाइड कर देना है दोनों को, मतलब अगर मैं F1 डिवाइड बाय F कर देता हूं तो इधर Q है, ये Q है, ये मॉड वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगा, KR², ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा खाली 0.75 की टर्म्स। सो मॉड F1 और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अराउंड 0.5625 आ जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज में मेरा फोर्स इस तरह से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड, और इन जनरल यू कैन से ये कूलम्स लॉ की ही प्रॉब्लम है। तो ये मेरा स्क्वायर है और इसके अंदर ये मेरे पॉइंट A B C D हैं। इस पे चार्ज Q प्रेजेंट था, इस पे सपोज टोटल, इस पे मुझे फोर्स निकालना है पॉइंट B पे, इस पे एक चार्ज 2Q प्रेजेंट है, इस पे एक चार्ज 3Q प्रेजेंट है। तो मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। पहले A की वजह से एक फोर्स लगेगा F1, C की वजह से लगेगा F2, बिकॉज ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। जिस पॉइंट पे मुझे चार्ज निकालना होता है उस पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ, मैं उसे Q0 कंसीडर करता हूँ। तो दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन की वजह से फोर्स डाउनवर्ड, ये भी रिपल्सिव है तो इधर, और ये डायगनली अपोजिट लग रहा है डायगनल के अलॉन्ग तो ऐसे जाएगा। तो लेट्स से ये आपका हो गया F3। डायगनल के अलॉन्ग अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, शेषाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सही है। अब अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो F3 को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में। तो F3 यहाँ रिजॉल्व हो जाएगा cos थीटा, बिकॉज थीटा इसके अलॉन्ग है, और यहाँ हो जाएगा F3 sin थीटा। ठीक है, तो ये सिस्टम इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। फर्दर जब ये निकल जाएगा तो टोटल फोर्स मेरा टोटल फोर्स एट B आई कैन कैलकुलेट इजीली। टोटल फोर्स एट B, मैं इसको Fy डायरेक्शन मान लेता हूं, इसको Fx मान लेता हूं। तो Fx डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F3 साइन थीटा
और Fy डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या होगा, F2 प्लस F3 cos theta, and net force will be what, which will be the resultant of this, F square x plus F square y. This will be the resultant force. So this can be calculated easily. How? So मेरे पास डायग्राम मैं यहाँ दोबारा से फिर से बना रहा हूँ एक बार। ये Q था, ये 2Q लिया था, ये 3Q लिया था और ये Q0 लिया था। तो F1 फोर्स क्या आएगा मेरा, F1 फोर्स था ठीक है, F1 हो गया आपका, ये हो गया आपका F2। तो F1 होगा मेरा Q और Q0 के बीच में K Q0 डिवाइड बाय, सपोज ये डिस्टेंस आपका A है, A स्क्वायर। तो मॉड वैल्यूज मैं ले रहा हूं सारी की सारी। लेट्स से डायरेक्टली हम वेक्टर्स फॉर्म में ही ले लेते हैं। A कैप आएगा इसके अलोंग, और मैं अगर इसको ए बी लिख रहा हूँ तो ये ए बी कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी करके मेरा F2 निकल जाएगा यहाँ पे, के 2Q Q0 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, फिर से ए कैप, और आप यहाँ से F3 cos थीटा निकाल सकते हो आराम से इस डायरेक्शन में। ये रहा आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो F3 क्या होगा, ये K 3Q। अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वह मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जाइए और पहली वीडियो को देखिए और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए।